नमस्कार दोस्तों, बैंक प्रमोशन एग्जाम गाइड में आपका स्वागत है। आज हम CAIIB के BFM पेपर के चैप्टर 9 टेक्नोलॉजी इन इंटरनेशनल बैंकिंग के 37 MCQs को कवर करेंगे। अगर आपने अच्छे से इन MCQs पर ध्यान दिया तो आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस में STP से जुड़े इन स्टेटमेंट्स को देखते हैं। Consider the following statements regarding straight-through processing (STP) in international trade finance. 1. STP enables the end-to-end automated processing of trade transactions completely without the need for manual intervention or a rekeying of data. 2. The primary objective of STP is to increase the operational turnaround time, allowing for deeper manual compliance checks. 3. Implementing STP completely eliminates all forms of operational risk in cross-border correspondent banking. Which of the statements given above are correct? Option A. Only one. Option B. Only 1 and 2. Option C. Only 2 and 3. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी केवल स्टेटमेंट एक सही है। चलिए इस मैकेनिज्म को डिटेल में समझते हैं। स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग यानी STP का मुख्य उद्देश्य पूरी तरह से ऑटोमेशन लाना है। इस सिस्टम में ट्रेड ट्रांजैक्शन बिना किसी मैन्युअल दखल या डेटा रीएंट्री के पूरे होते हैं, इसलिए स्टेटमेंट एक बिल्कुल सही है। अब समझते हैं कि दूसरा स्टेटमेंट गलत क्यों है। STP का असली लक्ष्य टर्न अराउंड टाइम यानी TAT को कम करना है, जिससे ट्रांजैक्शन तेजी से सेटल हो सकें। टर्न अराउंड टाइम को बढ़ाना या मैन्युअल चेक करना इसके बुनियादी उसूल के खिलाफ है, इसलिए स्टेटमेंट 2 गलत है। तीसरा स्टेटमेंट भी पूरी तरह गलत है। हालांकि STP के इस्तेमाल से ऑपरेशनल रिस्क काफी हद तक कम हो जाता है, लेकिन यह उसे 100% खत्म नहीं कर सकता। सिस्टम में हमेशा साइबर हमले और सिस्टम फेलियर जैसे रिस्क मौजूद रहते हैं। आइए अब ट्रेड डॉक्यूमेंट्स के डीमैटेरियलाइजेशन से जुड़े इन पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। Consider the following statements regarding the dematerialization of trade documents, such as electronic letters of credit, ELC, and electronic bills of lading, EBL. 1. An EBL serves as a digital document of title, allowing the transfer of ownership through cryptographic or registry-based endorsements. 2. Dematerialization under the EUCP framework mandates the physical presentation of at least one original transport document alongside the electronic records. 3. The adoption of ELCs drastically reduces the physical discrepancies typically found during manual document checking under standard UCP 600. Which of the statements given above are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 1 and 3. Option C. Only 2 and 3. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी केवल स्टेटमेंट 1 और 3 सही हैं। चलिए इसे विस्तार से एनालाइज करते हैं। जब हम इलेक्ट्रॉनिक बिल ऑफ लेडिंग की बात करते हैं, तो यह एक डिजिटल टाइटल डॉक्यूमेंट की तरह काम करता है। इसमें क्रिप्टोग्राफिक या रजिस्ट्री बेस्ड सिस्टम के जरिए ओनरशिप को सुरक्षित तरीके से ट्रांसफर किया जा सकता है, इसलिए स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। इसके बाद स्टेटमेंट 3 भी सही है। इलेक्ट्रॉनिक लेटर ऑफ क्रेडिट के इस्तेमाल से दस्तावेजों में होने वाली फिजिकल गलतियां काफी हद तक कम हो जाती हैं, जो कि UCP 600 के तहत होने वाले मैनुअल चेकिंग का एक बड़ा सिरदर्द है। लेकिन स्टेटमेंट 2 पूरी तरह गलत है।
ईयूसीपी फ्रेमवर्क का मुख्य उद्देश्य ही कागजी दस्तावेजों को हटाना है। यह नियमों का वह सेट है जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को पूरी तरह से मान्यता देता है। इसके तहत किसी भी फिजिकल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट को साथ में जमा करना अनिवार्य नहीं है। चलिए इस केस स्टडी के जरिए कोर बैंकिंग सिस्टम इंटीग्रेशन के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को समझते हैं। Scenario: An authorized dealer bank processes a high volume of outward cross-border remittances. To improve efficiency, the bank integrates a specialized Forex module directly into its legacy core banking system, CBS. Based on standard international banking technology guidelines, consider the following statements regarding the expected operational outcomes. 1. The integration allows for the real-time updating of Nostro account balances internally, immediately upon message generation. 2. It automatically completely bypasses the SWIFT messaging network, routing cross-border funds directly through the domestic central bank. 3. It enables the automatic calculation and booking of forward premiums and exchange margins without manual branch-level input. Which of the statements given above are correct? Option A. Only 1 and 3. Option B. Only 2 and 3. Option C. Only 1 and 2. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी केवल स्टेटमेंट 1 और 3 सही हैं। आइए इसके स्टडी को डिकोड करते हैं। जब एक ऑथोराइज्ड डीलर बैंक अपने कोर बैंकिंग सिस्टम में एक फॉरेक्स मॉड्यूल को इंटीग्रेट करता है, तो उसके इंटरनल ऑपरेशंस काफी तेज हो जाते हैं। इस इंटीग्रेशन से नोस्ट्रो अकाउंट का बैलेंस बैंक की इंटरनल बुक्स में रियल टाइम में अपडेट हो जाता है। इसलिए स्टेटमेंट 1 सही है। साथ ही यह सिस्टम फॉरवर्ड प्रीमियम और एक्सचेंज मार्जिन को सिस्टम के अंदर ही ऑटोमेटिक तरीके से कैलकुलेट कर लेता है। इससे मैन्युअल इनपुट की जरूरत खत्म हो जाती है, जिससे स्टेटमेंट 3 भी सही साबित होता है। लेकिन स्टेटमेंट 2 पूरी तरह से गलत है। सीबीएस इंटीग्रेशन सिर्फ बैंक का इंटरनल प्रोसेस सुधारता है। इंटरनेशनल फंड ट्रांसफर के लिए बैंक को अभी भी स्विफ्ट नेटवर्क का इस्तेमाल करके मैसेज भेजना ही पड़ता है। कोई भी इंटरनल मॉड्यूल सेंट्रल बैंक के जरिए स्विफ्ट को बाईपास नहीं कर सकता। आइए अब रिजर्व बैंक के डिजिटल वर्कफ्लो और कंप्लायंस से जुड़े इन पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। Consider the following statements regarding the Export Data Processing and Monitoring System, EDPMS, and Import Data Processing and Monitoring System, IDPMS, as mandated by the Reserve Bank of India. 1. These systems are designed to facilitate the digital tracking and automated reconciliation of cross-border trade transactions with customs data. 2. Authorized dealer banks must manually upload physical shipping bills to these RBI portals within 30 days of the export transaction. 3. Straight-through processing API integrations allow banks to automatically fetch shipping data directly from the IceGate Customs portal into the EDPMS. Which of the statements given above are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 1 and 3. Option C. Only 2 and 3. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी केवल स्टेटमेंट 1 और 3 सही हैं। चलिए इस कंप्लायंस मैकेनिज्म को समझते हैं। रिजर्व बैंक ने ईडीपीएमएस और आईडीपीएमएस पोर्टल बनाए हैं ताकि इंटरनेशनल ट्रेड का डिजिटल ट्रैकिंग हो सके। इन पोर्टल्स के जरिए फॉरेन एक्सचेंज के फ्लो को कस्टम्स डेटा के साथ आसानी से रिकंसाइल किया जाता है। इसलिए स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। इसी डिजिटल पुश के तहत
बैंकों को अब एपीआई इंटीग्रेशन की सुविधा दी गई है। इसके इस्तेमाल से बैंक सीधे आइसगेट कस्टम पोर्टल से शिपिंग का डेटा ऑटोमेटिक तरीके से ईडीपीएमएस में खींच सकते हैं। इसलिए स्टेटमेंट 3 भी सही है। अब देखते हैं कि स्टेटमेंट 2 गलत क्यों है। इन सिस्टम्स को बनाने का असली मकसद ही फिजिकल शिपिंग बिल्स के झंझट को खत्म करना है। बैंकों को मैन्युअल तरीके से फिजिकल बिल अपलोड करने की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि डेटा इलेक्ट्रॉनिक रूप से सिंक हो जाता है। इसलिए स्टेटमेंट 2 गलत है। चलिए ओपन बैंकिंग एपीआई से जुड़े इन स्टेटमेंट्स को देखते हैं। Consider the following statements regarding the use of open banking application programming interfaces (APIs) in corporate international trade automation. 1. APIs allow a corporate client's enterprise resource planning (ERP) system to directly communicate with the bank's trade finance platform for real-time transaction initiation. 2. The mandatory use of open APIs dictates that the corporate client must host a localized Swift gateway on their internal company servers. 3. API integration heavily facilitates the real-time status tracking of letters of credit and cross-border payment settlements. Which of the statements given above are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 1 and 3. Option C. Only 2 and 3. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी केवल स्टेटमेंट 1 और 3 सही हैं। आइए ओपन बैंकिंग के इस कॉन्सेप्ट को डिकोड करते हैं। ओपन एपीआई का सबसे बड़ा फायदा यह है कि एक कॉर्पोरेट क्लाइंट का ईआरपी सिस्टम सीधे बैंक के ट्रेड फाइनेंस प्लेटफॉर्म के साथ बात कर सकता है। इससे रियल टाइम ट्रांजैक्शन की शुरुआत होती है, इसलिए स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। इसी डायरेक्ट कनेक्शन की वजह से कॉर्पोरेट क्लाइंट अपने लेटर ऑफ क्रेडिट और पेमेंट सेटलमेंट का स्टेटस भी पल-पल ट्रैक कर सकते हैं। इसलिए स्टेटमेंट 3 भी पूरी तरह सही है। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट लॉजिकली गलत है। एपीआई का काम सिर्फ बैंक और क्लाइंट के सॉफ्टवेयर को जोड़ना है। इसके लिए कॉर्पोरेट क्लाइंट को अपने खुद के सर्वर्स पर स्विफ्ट गेटवे लगाने की कोई जरूरत नहीं होती। स्विफ्ट नेटवर्क का एक्सेस और इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक की जिम्मेदारी होती है, क्लाइंट की नहीं। इसलिए स्टेटमेंट 2 गलत है। चलिए अब क्वेश्चन 1 से 5 तक का छोटा रिवीजन करते हैं। एसटीपी का मुख्य लक्ष्य ट्रेड ऑपरेशंस को तेज करना और टर्न अराउंड टाइम घटाना है। ईयूसीपी फ्रेमवर्क में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को पूरी मान्यता मिलती है, फिजिकल डॉक्यूमेंट्स जरूरी नहीं है। सीबीएस में फॉरेक्स मॉड्यूल लगाने से इंटरनल काम तेज होता है, लेकिन स्विफ्ट बाईपास नहीं होता। ईडीपीएमएस सिस्टम कस्टम्स डेटा सीधे एपीआई के जरिए लाता है, मैन्युअल काम खत्म हो जाता है। ओपन एपीआई कॉर्पोरेट ईआरपी को सीधे बैंक से जोड़ते हैं, जिससे रियल टाइम ट्रैकिंग मिलती है। अगले सवाल में हम इंटरनेशनल बैंकिंग में स्विफ्ट से लेकर डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी के इवोल्यूशन को समझेंगे। चलिए इंटरनेशनल बैंकिंग में कम्युनिकेशन के इवोल्यूशन से जुड़े इन स्टेटमेंट्स को देखते हैं। Consider the following statements regarding the historical transition from telex telegraphic transfers (TT) to SWIFT networks in international banking. 1. Telex transfers relied on unstructured, free-format text, making automated straight-through processing essentially impossible. 2. The introduction of SWIFT completely replaced the Nostro-Vostro settlement mechanism with a centralized clearinghouse. 3. SWIFT improved security by standardizing message formats and utilizing cryptographic authentication between correspondent banks. Which of the statements given above are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B.
Only 1 and 3. Option C. Only 2 and 3. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी केवल स्टेटमेंट 1 और 3 सही हैं। चलिए इंटरनेशनल बैंकिंग के इस इवोल्यूशन को समझते हैं। पुराने जमाने में इस्तेमाल होने वाले टेलेक्स सिस्टम में मैसेजेस हमेशा फ्री टेक्स्ट या अनस्ट्रक्चर्ड होते थे। इस अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की वजह से स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग या किसी भी तरह का ऑटोमेशन करना बैंकों के लिए लगभग नामुमकिन था। इसलिए स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। इसके बाद जब ग्लोबल लेवल पर स्विफ्ट नेटवर्क लॉन्च हुआ तो उसने क्रिप्टोग्राफिक ऑथेंटिकेशन और स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट्स का इस्तेमाल किया। इससे दुनिया भर के कॉरेस्पोंडेंट बैंकों के बीच कम्युनिकेशन बहुत ही सुरक्षित और तेज हो गया। इससे स्टेटमेंट 3 भी सही साबित होता है। अब समझते हैं कि स्टेटमेंट 2 गलत क्यों है। स्विफ्ट अनिवार्य रूप से सिर्फ एक मैसेजिंग नेटवर्क है। यह केवल निर्देशों को एक देश से दूसरे देश ट्रांसमिट करता है, लेकिन यह फंड्स को खुद सेटल नहीं करता है। स्विफ्ट ने कभी भी इंटरनेशनल बैंकिंग के कोर नोस्ट्रो अकाउंट्स या वोस्ट्रो अकाउंट्स के सेटलमेंट मैकेनिज्म को रिप्लेस नहीं किया है। असल पैसे का लेन देन आज भी क्लियरिंग हाउस और इन्हीं कॉरेस्पोंडेंट अकाउंट्स के जरिए ही पूरा किया जाता है। आइए अब स्विफ्ट के इन अलग अलग मैसेज फॉर्मेट्स से जुड़ी इसके स्टडी को सॉल्व करते हैं। Scenario: An Indian exporter receives a documentary credit notification from their local advising bank. The advising bank mentions that the LC details were received via a Swift Metricton 799 message instead of the standard Metricton 700. Based on standard international banking protocols, consider the following statements regarding this situation. 1. An Metricton 799 is a free-format message and does not constitute a legally binding, operative letter of credit under standard UCP guidelines. 2. The advising bank can safely authorize the shipment of goods, as the Metricton 799 is an ISO-certified upgrade to the Metricton 700 format. 3. The issuing bank must subsequently transmit a structured Metricton 700 message to establish the formal, operative terms of the documentary credit. Which of the statements given above are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 1 and 3. Option C. Only 2 and 3. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी केवल स्टेटमेंट 1 और 3 सही हैं। चलिए स्विफ्ट के इन दोनों मैसेज टाइप्स के फर्क को गहराई से समझते हैं। जब कोई इश्यूइंग बैंक किसी लेटर ऑफ क्रेडिट को जारी करता है तो उसे अनिवार्य रूप से MT-700 मैसेज का इस्तेमाल करना होता है, जो एक सिक्योर्ड प्रोटोकॉल है। लेकिन अगर बैंक MT-799 का इस्तेमाल करता है तो यह सिर्फ एक फ्री फॉर्मेट मैसेज या प्री एडवाइस माना जाता है। यह UCP गाइडलाइंस के तहत कोई लीगल या ऑपरेटिव कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। इसलिए स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। चूंकि यह सिर्फ एक सूचना है, इसलिए इश्यूइंग बैंक को बाद में अनिवार्य रूप से एक स्ट्रक्चर्ड और फॉर्मल MT-700 मैसेज भेजना ही पड़ता है, ताकि लेटर ऑफ क्रेडिट कानूनी रूप से लागू हो सके। इससे स्टेटमेंट 3 भी सही साबित होता है। अब देखते हैं कि स्टेटमेंट 2 गलत क्यों है। एडवाइजिंग बैंक कभी भी सिर्फ MT-799 के आधार पर माल भेजने की अनुमति नहीं दे सकता। साथ ही MT-799 कोई अपग्रेड वर्जन नहीं है, बल्कि यह एक जनरल मैसेज कैटेगरी है जिसका इस्तेमाल ट्रेड से जुड़ी सामान्य बातचीत के लिए किया जाता है। इसलिए स्टेटमेंट 2 गलत है। चलिए ग्लोबल मैसेजिंग सिस्टम के ISO माइग्रेशन से जुड़े इन स्टेटमेंट्स को देखते हैं। Consider the following statements regarding the global migration from legacy Swift Metricton messages to the ISO 20022 MX standards.
1. The ISO 20022 standard utilizes extensible markup language, XML, allowing for significantly richer and more structured data payloads compared to legacy metric-ton messages. 2. The migration to ISO 20022 severely restricts the inclusion of compliance and anti-money laundering (AML) data to reduce the overall message file size. 3. The MX message format guarantees instantaneous cross-border fund settlement without requiring the traditional correspondent bank Nostro accounts. Which of the statements given above are correct? Option A. Only one. Option B. Only 1 and 2. Option C. Only 2 and 3. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी केवल स्टेटमेंट एक सही है। चलिए ग्लोबल मैसेजिंग के इस नए माइग्रेशन को डिकोड करते हैं। ISO 20022 एक बहुत ही एडवांस्ड ग्लोबल मैसेजिंग स्टैंडर्ड है। यह पुराने एम्प्टी मैसेजेस की जगह XML यानी एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है। इस लैंग्वेज की वजह से बैंक अपने मैसेजेस में रेमिटर की पूरी जानकारी और बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड डेटा भेज सकते हैं। इसलिए स्टेटमेंट एक बिल्कुल सही है। अब समझते हैं कि स्टेटमेंट 2 गलत क्यों है। ISO माइग्रेशन का असली फायदा ही यह है कि यह AML यानी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और कंप्लायंस डेटा के लिए बहुत ज्यादा जगह देता है। यह डेटा को कम या रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, बल्कि सैंक्शन स्क्रीनिंग को सटीक और एफिशिएंट बनाता है। इसलिए स्टेटमेंट 2 गलत है। तीसरा स्टेटमेंट भी लॉजिकली गलत है। पुराने स्विफ्ट सिस्टम की तरह MX मैसेज भी सिर्फ एक डेटा चैनल और कम्युनिकेशन का तरीका है। यह कोई सेटलमेंट इंजन नहीं है जो तुरंत पैसा ट्रांसफर कर दे। क्रॉस बॉर्डर सेटलमेंट के लिए आज भी कॉरेस्पोंडेंट बैंक के नोस्ट्रो अकाउंट्स में बैलेंस होना अनिवार्य है। इसलिए स्टेटमेंट 3 गलत है। आइए अब ट्रेड फाइनेंस के इन मल्टी बैंक पोर्टल से जुड़े पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। Consider the following statements regarding the emergence of web-based multi-bank portals for international trade finance. 1. Multi-bank portals allow corporate clients to communicate with multiple banking partners through a single, unified digital interface. 2. These portals strictly require corporates to lease dedicated SWIFT lines to request letter of credit issuances directly from their respective banks. 3. By centralizing trade requests, these platforms enhance competitive pricing and streamline the tracking of corporate guarantees. Which of the statements given above are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 1 and 3. Option C. Only 2 and 3. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी केवल स्टेटमेंट 1 और 3 सही हैं। आइए ट्रेड फाइनेंस के इन वेब बेस्ड पोर्टल्स के काम करने का तरीका समझते हैं। मल्टी बैंक पोर्टल्स का सबसे बड़ा फायदा यह है कि एक कॉर्पोरेट क्लाइंट अपने कई अलग अलग बैंकिंग पार्टनर्स के साथ एक ही सिंगल और यूनिफाइड डिजिटल इंटरफेस के जरिए जुड़ सकता है। इसलिए स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। इन पोर्टल्स पर सारे ट्रेड रिक्वेस्ट्स एक जगह सेंट्रलाइज हो जाते हैं, जैसे LC इश्यूएंस। इससे कॉर्पोरेट्स को बेहतर और कम प्राइसिंग मिलती है और वे अपनी कॉर्पोरेट गारंटीज को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। इससे स्टेटमेंट 3 भी सही साबित होता है, लेकिन स्टेटमेंट 2 पूरी तरह गलत है। इन वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म्स को इसीलिए बनाया गया है ताकि कॉर्पोरेट्स को सीधे स्विफ्ट नेटवर्क का भारी खर्च न उठाना पड़े। कॉर्पोरेट्स को अपने ऑफिस में कोई डेडिकेटेड स्विफ्ट लाइन लीज पर लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है। पोर्टल खुद ही बैकएंड पर यह काम बैंक के API सिस्टम्स के जरिए पूरा कर लेता है।
इसलिए स्टेटमेंट 2 गलत है। चलिए अब डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी से जुड़े इन स्टेटमेंट्स को देखते हैं। Consider the following statements regarding the technological shift from centralized messaging systems like SWIFT to distributed ledger technology, DLT, in international banking. 1. Traditional SWIFT networks transmit both the informational data and the actual financial value simultaneously within the same message. 2. DLT platforms enable the immutable, cryptographic transfer of digital assets and legal title, moving beyond mere messaging. 3. In a DLT-based trade network, all participating nodes share a synchronized, single source of truth, heavily reducing the need for localized reconciliation. Which of the statements given above are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 1 and 3. Option C. Only 2 and 3. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी केवल स्टेटमेंट 2 और 3 सही हैं। चलिए इस टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट को गहराई से समझते हैं। जब हम डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी या ब्लॉकचेन की बात करते हैं, तो यह सिर्फ मैसेज नहीं भेजता। यह सिस्टम डिजिटल एसेट्स और लीगल टाइटल को क्रिप्टोग्राफिक तरीके से एक पार्टी से दूसरी पार्टी तक इम्यूटेबल यानी जिसे बदला ना जा सके, ऐसे तरीके से ट्रांसफर कर सकता है। इसलिए स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही है। डीएलटी नेटवर्क में सभी जुड़े हुए नोड्स या कंप्यूटर्स के पास डेटा की एक ही कॉपी होती है, जिसे सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ कहा जाता है। इस रियल टाइम सिंक्रोनाइजेशन की वजह से अलग अलग बैंकों को अपनी बुक्स रिकंसाइल करने की जरूरत बहुत कम हो जाती है। इसलिए स्टेटमेंट 3 भी सही है। अब देखते हैं कि स्टेटमेंट 1 गलत क्यों है। ट्रेडिशनल स्विफ्ट नेटवर्क पूरी तरह से एक मैसेजिंग सिस्टम है। यह सिर्फ इंफॉर्मेशन या डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजता है। स्विफ्ट कभी भी मैसेज के अंदर एक्चुअल फाइनेंशियल वैल्यू या पैसे को ट्रांसमिट नहीं करता। पैसा हमेशा कॉरेस्पोंडेंट अकाउंट्स के सेटलमेंट के जरिए ही मूव होता है। इसलिए स्टेटमेंट 1 पूरी तरह गलत है। चलिए अब क्वेश्चन 6 से 10 तक का छोटा रिवीजन करते हैं। स्विफ्ट ने पुराने टेलेक्स सिस्टम को हटाकर कम्युनिकेशन को सुरक्षित किया, पर यह फंड्स सेटल नहीं करता। MT 799 सिर्फ एक प्री एडवाइस है, असली लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए MT 700 जरूरी है। ISO 20022 XML का इस्तेमाल करता है, जिससे AML स्क्रीनिंग और कंप्लायंस बहुत बेहतर हो जाता है। मल्टी बैंक पोर्टल से कॉरपोरेट्स को स्विफ्ट लाइन लिए बिना कई बैंकों से शानदार प्राइसिंग मिल जाती है। स्विफ्ट सिर्फ डेटा भेजता है, लेकिन डीएलटी नेटवर्क से लीगल टाइटल और असली वैल्यू सुरक्षित ट्रांसफर होती है। अगले सवाल में हम टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स और इसमें छिपे साइबर रिस्क्स को समझेंगे। चलिए इंटरनेशनल बैंकिंग में टर्न अराउंड टाइम और ट्रैकिंग से जुड़े इन स्टेटमेंट्स को देखते हैं। Consider the following statements regarding turnaround time, TAT, compression and real-time tracking in international banking. 1. Modern technology integration allows for the end-to-end, real-time tracking of cross-border SWIFT GPI payments. 2. A drastic reduction in processing time entirely removes the regulatory requirement for basic anti-money laundering, AML, sanctions screening. 3. Faster turnaround times directly minimize the counterparty risk and exposure to exchange rate fluctuations. Which of the statements given above are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 1 and 3. Option C. Only 2 and 3. Option D. 1, 2 and 3.
सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी केवल स्टेटमेंट 1 और 3 सही हैं। चलिए टर्न अराउंड टाइम यानी टीएटी के इस कॉन्सेप्ट को गहराई से समझते हैं। आज के समय में स्विफ्ट जीपीआई जैसे एडवांस्ड सिस्टम्स के जरिए क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स की रियल टाइम ट्रैकिंग करना और फंड्स का पूरा विजिबिलिटी रखना पूरी तरह मुमकिन हो गया है। इसलिए स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। इसके अलावा जब कोई पेमेंट या ट्रेड सेटलमेंट तेजी से पूरा होता है तो दोनों पार्टियों के बीच का काउंटर पार्टी रिस्क और एक्सचेंज रेट के उतार चढ़ाव का एक्सपोजर अपने आप कम हो जाता है। इससे स्टेटमेंट 3 भी सही साबित होता है। अब देखते हैं कि दूसरा स्टेटमेंट लॉजिकली गलत क्यों है। भले ही आपका ट्रेड ऑटोमेशन ट्रांजैक्शन को बहुत ज्यादा तेज कर दे, लेकिन आप किसी भी हालत में एएमएल स्क्रीनिंग या सैंक्शंस चेक को बाईपास नहीं कर सकते। रिजर्व बैंक और ग्लोबल नियमों के तहत कंप्लायंस की कानूनी जरूरतें कभी भी खत्म नहीं होती हैं, बल्कि उन्हें सिस्टम के बैकग्राउंड में ऑटोमेट कर दिया जाता है। इसलिए स्टेटमेंट 2 बिल्कुल गलत है। अगले सवाल में हम ऑटोमेटेड डॉक्यूमेंट चेकिंग और यूसीपी गाइडलाइंस को समझेंगे। चलिए इसके स्टडी के जरिए डॉक्यूमेंट चेकिंग के ऑटोमेशन को समझते हैं। Scenario: An advising bank receives digital shipping documents through a unified electronic platform. These documents must be matched against an electronic letter of credit, ELC, under UCP 600 and EUCP guidelines. Based on standard digital trade finance operations, consider the following statements regarding this process. 1. Automated discrepancy engines can programmatically flag physical typographical errors between the electronic bill of lading and the ELC before the final presentation. 2. If the automated engine flags zero discrepancies, the issuing bank is legally bound to honor the payment upon maturity. 3. Under UCP 600 rules, the use of an automated engine legally completely waives the bank's responsibility to examine the electronic records with reasonable care. Which of the statements given above are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 1 and 3. Option C. Only 2 and 3. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी केवल स्टेटमेंट 1 और 2 सही हैं। आइए इसके स्टडी को डिकोड करते हैं। जब हम इलेक्ट्रॉनिक एलसी का इस्तेमाल करते हैं तो ऑटोमेटेड इंजन्स बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉनिक बिल ऑफ लैडिंग और एलसी के बीच की टाइपोग्राफिकल गलतियों को प्रोग्राम के जरिए पकड़ लेते हैं। यह सब फाइनल प्रेजेंटेशन से पहले ही हो जाता है, जिससे काफी समय बचता है। इसलिए स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। अगर यह ऑटोमेटेड सिस्टम जीरो डिस्क्रिपेंसी दिखाता है और सारे डेटा पॉइंट्स मैच कर जाते हैं तो इश्यूइंग बैंक नियमों के तहत मैच्योरिटी पर पेमेंट देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हो जाता है। इससे स्टेटमेंट 2 भी सही साबित होता है। लेकिन तीसरा स्टेटमेंट पूरी तरह गलत है। यूसीपी 600 और यूसीपी के तहत भले ही बैंक कितनी भी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे, वह अपनी रीजनेबल केयर से डॉक्यूमेंट्स की जांच करने की बुनियादी जिम्मेदारी से मुकर नहीं सकता। टेक्नोलॉजी सिर्फ इंसान की मदद करने के लिए है, यह बैंक की अल्टीमेट लायबिलिटी को खत्म नहीं करती। इसलिए स्टेटमेंट 3 गलत है। आइए अगले सवाल में टेक्नोलॉजी अपग्रेड के भारी खर्चे और सिस्टम बॉटलनेक्स पर चर्चा करेंगे। आइए अब इंटरनेशनल बैंकिंग में टेक्नोलॉजी के लिमिटेशन से जुड़े इन पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। Consider the following statements regarding the benefits and limitations of technology adoption, specifically capital expenditure, CAPEX, and legacy systems. 1. The implementation of modern blockchain frameworks and API gateways requires virtually zero capital expenditure for established Tier 1 banks. 2. Legacy core banking systems often struggle to seamlessly integrate with modern cloud-native fintech APIs, creating severe operational bottlenecks.
3. High initial transition costs and complex infrastructure requirements often delay the complete adoption of straight-through processing in smaller Tier 2 correspondent banks. Which of the statements given above are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 1 and 3. Option C. Only 2 and 3. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी केवल स्टेटमेंट 2 और 3 सही हैं। चलिए टेक्नोलॉजी अपग्रेड की इन लिमिटेशंस को समझते हैं। दुनिया भर के बैंकों में जो पुराने कोर बैंकिंग सिस्टम्स चल रहे हैं, उन्हें क्लाउड बेस्ड मॉडर्न फिनटेक एपीआई के साथ जोड़ने में बहुत ज्यादा टेक्निकल दिक्कतें आती हैं। दोनों के आर्किटेक्चर बिल्कुल अलग होते हैं, इसलिए स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही है। इस पूरे बदलाव और नए इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने में शुरुआत में बहुत भारी लागत आती है। इसी वजह से दुनिया के बहुत से छोटे टियर 2 कॉरेस्पोंडेंट बैंक्स आज भी पूरी तरह से एसटीपी को नहीं अपना पाए हैं। इससे स्टेटमेंट 3 भी सही साबित होता है। अब समझते हैं कि स्टेटमेंट 1 गलत क्यों है। चाहे बैंक कितना भी बड़ा क्यों न हो, ब्लॉकचेन नेटवर्क्स और एपीआई गेटवेज को बैंक के अंदर सेटअप करना बिल्कुल भी मुफ्त या सस्ता नहीं होता। इसके लिए बहुत ही भारी कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कैपेक्स की जरूरत पड़ती है। साथ ही महंगे साइबर सिक्योरिटी सिस्टम्स भी लगाने पड़ते हैं। इसलिए इसे जीरो कैपेक्स कहना बिल्कुल गलत है। अगले सवाल में हम डिजिटल ट्रेड में साइबर सिक्योरिटी और एंड पॉइंट ब्रीच के खतरे को समझेंगे। चलिए साइबर सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज से जुड़े इन स्टेटमेंट्स को देखते हैं। Consider the following statements regarding cybersecurity vulnerabilities and endpoint breach risks in digital international banking. 1. The absolute digitalization of trade finance completely eliminates the operational risk of document fraud and unauthorized alterations. 2. Endpoint breach risks often occur when a corporate client's local system is compromised, allowing hackers to inject fraudulent cross-border payment instructions. 3. Banks actively mitigate these vulnerabilities by enforcing mandatory multi-factor authentication and continuous algorithmic transaction monitoring. Which of the statements given above are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 1 and 3. Option C. Only 2 and 3. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी केवल स्टेटमेंट 2 और 3 सही हैं। आइए इस साइबर सिक्योरिटी के खतरे को डिकोड करते हैं। इंटरनेशनल बैंकिंग में एंड पॉइंट ब्रीच एक बहुत बड़ा रिस्क है। यह तब होता है जब किसी कॉरपोरेट क्लाइंट का अपना लोकल कंप्यूटर सिस्टम हैक हो जाता है और हैकर्स उस सिस्टम के जरिए फर्जी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के निर्देश भेज देते हैं। इसलिए स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही है। इस भारी रिस्क को रोकने के लिए बैंक हमेशा मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन को अनिवार्य बनाते हैं और एल्गोरिथम की मदद से हर एक ट्रांजैक्शन पर 24 घंटे नजर रखते हैं। इससे स्टेटमेंट 3 भी सही साबित होता है। लेकिन पहला स्टेटमेंट पूरी तरह गलत है। डिजिटलाइजेशन से फिजिकल पेपर में होने वाले फ्रॉड या जालसाजी तो कम हो जाते हैं, लेकिन यह ऑपरेशनल रिस्क को 100% खत्म नहीं करता। दस्तावेजों को हैक करके डिजिटली ऑल्टर करने का रिस्क हमेशा बना रहता है। इसलिए डिजिटल ट्रेड में नया साइबर रिस्क पुराने रिस्क की जगह ले लेता है, उसे पूरी तरह मिटाता नहीं है। इसलिए स्टेटमेंट 1 गलत है। आइए अब ग्लोबल लीगल फ्रेमवर्क और इंटरऑपरेबिलिटी से जुड़े इन पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। Consider the following statements regarding the interoperability hurdles and fragmented global legal frameworks in technology-driven international trade. 1.
The lack of a uniform global legal framework significantly slows down the universal acceptance of electronic bills of lading across different jurisdictions. 2. Interoperability hurdles arise when different proprietary blockchain consortia cannot easily exchange data or settle financial value with one another. 3. Every single national jurisdiction globally has now officially adopted the UNCITRAL Model Law on Electronic Transferable Records, MLETR, into their domestic law. Which of the statements given above are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 1 and 3. Option C. Only 2 and 3. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी केवल स्टेटमेंट एक और दो सही हैं। चलिए इस लीगल फ्रेमवर्क के झंझट को गहराई से समझते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड में सबसे बड़ी परेशानी यह है कि दुनिया भर में इलेक्ट्रॉनिक बिल ऑफ लैडिंग को लेकर कोई एक समान कानून नहीं है। इस वजह से अलग अलग देशों की कोर्ट्स और कस्टम्स इन्हें आसानी से मान्यता नहीं देते। इसलिए स्टेटमेंट एक बिल्कुल सही है। इसके अलावा ब्लॉकचेन और अलग अलग ट्रेड पोर्टल्स के बीच इंटरऑपरेबिलिटी की बहुत बड़ी दिक्कत है। अलग अलग प्राइवेट कंसोर्टिया के नेटवर्क्स आपस में आसानी से डेटा शेयर नहीं कर पाते और न ही वैल्यू सेटल कर पाते हैं। इसलिए स्टेटमेंट 2 भी सही है। अब समझते हैं कि स्टेटमेंट 3 गलत क्यों है। MLETR एक बहुत ही बेहतरीन मॉडल कानून है जो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को लीगल बैकिंग देता है, लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया के हर देश ने अभी तक इसे नहीं अपनाया है। सिर्फ सिंगापुर और यूके जैसे कुछ गिने-चुने देशों ने ही इसे अपने लोकल कानून में शामिल किया है, इसलिए यह अभी भी बहुत टुकड़ों में बंटा हुआ है। इस कारण स्टेटमेंट 3 गलत है। चलिए अब क्वेश्चन 11 से 15 तक का छोटा रिवीजन करते हैं। स्विफ्ट GPI से पेमेंट सेटलमेंट तेज होता है और रिस्क कम होता है, लेकिन ML कंप्लायंस बाईपास नहीं हो सकता। ऑटोमेटेड सिस्टम गलतियां पकड़ते हैं, पर UCP 600 के तहत बैंकों की रीजनेबल केयर की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। भारी कैपेक्स और पुराने CBS सिस्टम्स की वजह से छोटे बैंकों को STP लागू करने में बहुत दिक्कत आती है। डिजिटल ट्रेड में फिजिकल जालसाजी कम होती है, पर क्लाइंट के सिस्टम पर हैकिंग यानी एंड पॉइंट ब्रीच का खतरा बढ़ जाता है। दुनिया भर में अलग अलग कानूनों और ब्लॉकचेन नेटवर्क्स के आपस में बात न कर पाने से EBL का इस्तेमाल धीमा है। अगले सवाल में हम डिजिटल ट्रेड प्लेटफॉर्म्स और कंसोर्टिया के कामकाज के तरीके को समझेंगे। चलिए कंसोर्टिया बेस्ड ट्रेड प्लेटफॉर्म्स से जुड़े इन स्टेटमेंट्स को देखते हैं। Consider the following statements regarding the operational structure of consortia-backed trade platforms, example Contour, in international banking. 1. Consortia-backed platforms utilize decentralized networks to connect all trading parties, including importers, exporters, and banks, on a single shared ledger. 2. These platforms operate as entirely unregulated shadow banking entities, actively bypassing standard KYC and AML compliance norms. 3. They facilitate the real-time drafting and collaborative approval of digital letters of credit, drastically reducing the overall issuance time. Which of the statements given above are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 1 and 3. Option C. Only 2 and 3. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी केवल स्टेटमेंट 1 और 3 सही हैं। चलिए कंसोर्टिया बेस्ड प्लेटफॉर्म्स के इस कॉन्सेप्ट को डिकोड करते हैं। कॉन्टूर जैसे DLT प्लेटफॉर्म्स एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं।
इस नेटवर्क पर इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स और बैंक्स एक ही शेयर्ड लेजर पर जुड़े होते हैं। इसलिए स्टेटमेंट एक बिल्कुल सही है। इस शेयर्ड प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा फायदा यह है कि डिजिटल एलसी का ड्राफ्टिंग और अप्रूवल का काम रियल टाइम में हो जाता है। इससे एलसी जारी होने का टाइम बहुत कम हो जाता है, जिससे स्टेटमेंट 3 भी सही साबित होता है। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है। ये कंसोर्टिया प्लेटफॉर्म्स कोई शैडो बैंकिंग या अनरेगुलेटेड संस्थाएं बिल्कुल नहीं है। ये पूरी तरह से रेगुलेटरी नियमों के दायरे में काम करते हैं। ये प्लेटफॉर्म्स बैंकों के केवाईसी और एएमएल नियमों को बाईपास नहीं कर सकते, बल्कि ये बैंक के कंप्लायंस इंजिन्स के साथ मिलकर काम करते हैं। इसलिए स्टेटमेंट 2 गलत है। आइए अगले सवाल में इलेक्ट्रॉनिक बिल ऑफ लेडिंग और लीगल टाइटल ट्रांसफर पर चर्चा करेंगे। चलिए इस केस स्टडी के जरिए डिजिटल टाइटल रजिस्ट्रीज के काम करने का तरीका समझते हैं। Scenario: a major shipping line issues an electronic bill of lading (EBL) through a recognized digital registry like SDOCS to an exporter. The exporter now needs to transfer the title to their advising bank for trade financing. Based on digital trade legal frameworks, consider the following statements regarding this transfer process. 1. The digital registry acts as a central trusted third party that chronologically records every change in ownership, effectively preventing the double spending of the electronic title. 2. To legally complete the transfer under standard registry rules, the exporter must print out the digital endorsement and physically courier it to the advising bank. 3. Upon successful electronic endorsement within the registry platform, the legal title and control of the cargo are instantaneously transferred to the bank. Which of the statements given above are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 1 and 3. Option C. Only 2 and 3. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी केवल स्टेटमेंट 1 और 3 सही हैं। आइए इस लीगल टाइटल ट्रांसफर के मैकेनिज्म को समझते हैं। जब कोई शिपिंग कंपनी ईबीएल इश्यू करती है, तो ईस्टडॉक्स जैसी डिजिटल रजिस्ट्री एक ट्रस्टेड थर्ड पार्टी की तरह काम करती है। यह सिस्टम ओनरशिप में होने वाले हर बदलाव को क्रोनोलॉजिकल तरीके से रिकॉर्ड करता है। ऐसा करने से डिजिटल टाइटल की डबल स्पेंडिंग यानी एक ही माल को 2 बार बेचने का खतरा पूरी तरह खत्म हो जाता है। इसलिए स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। जैसे ही एक्सपोर्टर रजिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से एंडोर्समेंट पूरा करता है, माल का लीगल टाइटल और कंट्रोल तुरंत बैंक के नाम ट्रांसफर हो जाता है। इसलिए स्टेटमेंट 3 भी सही साबित होता है। अब देखते हैं कि स्टेटमेंट 2 गलत क्यों है। इन डिजिटल रजिस्ट्रीज को बनाने का पूरा मकसद ही कागज और कुरियर सिस्टम को हटाना है। लीगल ट्रांसफर ऑनलाइन रजिस्ट्री के नियमों के तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप से ही पूरा हो जाता है। एक्सपोर्टर को डिजिटल एंडोर्समेंट का प्रिंट आउट निकालकर कुरियर से भेजने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। इसलिए स्टेटमेंट 2 पूरी तरह गलत है। अगले सवाल में हम डिजिटल फॉरेक्स प्लेटफॉर्म्स और प्राइस डिस्कवरी को समझेंगे। आइए अब डिजिटल फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स से जुड़े इन पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। Consider the following statements regarding the algorithmic price discovery on digital forex platforms such as FXALL or 360T. 1. These platforms provide algorithmic price discovery by simultaneously aggregating real-time streaming quotes from multiple global liquidity providers. 2. They strictly prohibit commercial corporate entities from participating, restricting access exclusively to central banks and Tier 1 correspondent banks. 3. These digital platforms enhance operational efficiency by offering automated straight-through processing integrations for post-trade settlement. Which of the statements given above are correct?
Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 1 and 3. Option C. Only 2 and 3. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी केवल स्टेटमेंट 1 और 3 सही हैं। चलिए डिजिटल फॉरेक्स प्लेटफॉर्म्स के काम करने के तरीके को एनालाइज करते हैं। FXall जैसे प्लेटफॉर्म्स एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके बहुत ही बेहतरीन प्राइस डिस्कवरी देते हैं। ये प्लेटफॉर्म्स दुनिया भर के लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स से रियल टाइम में कोट्स को एक साथ एग्रीगेट कर लेते हैं, जिससे यूजर को बेस्ट प्राइस मिल सके। इसलिए स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। ट्रेड बुक होने के बाद ये प्लेटफॉर्म्स पोस्ट ट्रेड सेटलमेंट के लिए भी STP इंटीग्रेशन की सुविधा देते हैं, जिससे बैकफिस का काम बहुत आसान और तेज हो जाता है। इससे स्टेटमेंट 3 भी सही साबित होता है। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है। ये डिजिटल फॉरेक्स प्लेटफॉर्म्स सिर्फ सेंट्रल बैंक्स या बड़े बैंकों के लिए रिजर्व्ड नहीं है। दुनिया भर की कॉरपोरेट संस्थाएं, हेज फंड्स और एसेट मैनेजर्स भी इन प्लेटफॉर्म्स का रोजाना इस्तेमाल करते हैं। कॉरपोरेट्स इनका इस्तेमाल अपनी फॉरेक्स हेजिंग और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स बुक करने के लिए बेधड़क करते हैं। इसलिए स्टेटमेंट 2 गलत है। चलिए अगले सवाल में B2B प्लेटफॉर्म्स और कस्टम्स गेटवेज के इंटीग्रेशन को समझते हैं। चलिए ट्रेड प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल कस्टम्स के इंटीग्रेशन से जुड़े इन स्टेटमेंट्स को देखते हैं। Consider the following statements regarding the integration of B2B trade platforms with digital customs gateways. 1. Integration allows banking trade platforms to automatically pull verified customs declarations via APIs, streamlining mandatory documentary compliance checks. 2. The implementation of digital customs gateways legally completely eliminates the requirement for the importer to pay basic import duties. 3. This API integration enables banks to programmatically match the actual shipped value against the financed value, severely reducing the risk of trade-based money laundering, TBML. Which of the statements given above are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 1 and 3. Option C. Only 2 and 3. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी केवल स्टेटमेंट 1 और 3 सही हैं। आइए इस सिस्टम इंटीग्रेशन के फायदों को गहराई से समझते हैं। जब B2B ट्रेड प्लेटफॉर्म्स को डिजिटल कस्टम्स गेटवेज के साथ जोड़ा जाता है, तो बैंक आसानी से API के जरिए कस्टम्स डिक्लेरेशन का डेटा खींच सकते हैं। इससे बैंकों का कंप्लायंस चेक का काम बहुत ही तेज और आसान हो जाता है। इसलिए स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। इसके अलावा इस ऑटोमेटिक डेटा मैचिंग से बैंक फाइनेंस की गई रकम और असल में भेजे गए माल की कीमत को सिस्टम के जरिए मिला सकते हैं। ओवर इनवॉइसिंग पकड़ में आ जाती है, जिससे ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग का रिस्क बहुत कम हो जाता है। इससे स्टेटमेंट 3 भी सही साबित होता है। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट पूरी तरह से बेसलेस और गलत है। डिजिटल गेटवे सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस करने का एक इलेक्ट्रॉनिक तरीका है। यह किसी भी हालत में माल पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी या टैक्सेस को खत्म नहीं कर सकता। टैक्स देना एक कानूनी अनिवार्यता है, जिसे डिजिटल होने के नाम पर माफ नहीं किया जाता। इसलिए स्टेटमेंट 2 गलत है। आइए अब फिनटेक और बैंकों के कोलैबोरेशन मॉडल से जुड़े इन पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। Consider the following statements regarding the strategic evolution from disruption to bank-fintech collaboration models in international banking. 1. The modern approach heavily favors collaborative models, where banks leverage fintech agility while fintechs utilize the bank's established regulatory licenses. 2.
In a true banking-as-a-service (BaaS) model, established Tier 1 banks completely surrender all their core infrastructure to be permanently owned by unregulated fintech startups. 3. These collaborative partnerships frequently target specific friction points, such as compressing the costs of cross-border retail remittances and deploying RegTech solutions. Which of the statements given above are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 1 and 3. Option C. Only 2 and 3. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी केवल स्टेटमेंट 1 और 3 सही हैं। चलिए इस बैंक और फिनटेक की पार्टनरशिप को समझते हैं। आज के दौर में बैंक्स और फिनटेक कंपनियां एक दूसरे से लड़ने के बजाय मिलकर काम करना पसंद करती हैं। फिनटेक कंपनियां अपनी शानदार टेक्नोलॉजी देती हैं और बैंक अपने रेगुलेटरी लाइसेंस और ट्रस्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। यह कोलैबोरेशन अक्सर उन जगहों पर होता है जहां पुराने सिस्टम्स में दिक्कतें थीं, जैसे कि क्रॉस बॉर्डर रिटेल रेमिटेंस को सस्ता करना या रेगटेक सॉल्यूशंस का इस्तेमाल करके कंप्लायंस रिपोर्टिंग को सुधारना। इससे स्टेटमेंट 3 भी पूरी तरह सही साबित होता है। अब समझते हैं कि स्टेटमेंट 2 गलत क्यों है। बैंकिंग एज ए सर्विस या बास मॉडल का मतलब यह नहीं है कि बैंक अपना सब कुछ छोड़ दें। इसमें बैंक सिर्फ अपने कोर इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सेस किराए पर या एपीआई के जरिए फिनटेक को देते हैं। बैंक किसी भी अनरेगुलेटेड स्टार्टअप को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से सरेंडर या ओनरशिप ट्रांसफर कभी नहीं करते। वे हमेशा रिस्क और कंप्लायंस के मुख्य कस्टोडियन बने रहते हैं। इसलिए स्टेटमेंट 2 बिल्कुल गलत है। चलिए अब क्वेश्चन 16 से 20 तक का छोटा रिवीजन करते हैं। कॉन्टूर जैसे प्लेटफॉर्म्स डिजिटल एलसी को शेयर्ड लेजर पर लाते हैं और पूरे नियमों का पालन करते हैं। डिजिटल रजिस्ट्रीज ईबीएल की डबल स्पेंडिंग रोकती हैं और बिना कागज के तुरंत टाइटल ट्रांसफर कर देती हैं। एफएक्सऑल जैसे प्लेटफॉर्म्स रियल टाइम कोड्स मिलाकर बैंक्स और कॉरपोरेट्स को बेस्ट प्राइस डिस्कवरी देते हैं। एपीआई के जरिए कस्टम्स डेटा मैच करने से बैंकों के लिए ट्रेड बेस्ट मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा काफी कम हो जाता है। बैंक्स और फिनटेक मिलकर काम करते हैं, जहां बेहतर टेक्नोलॉजी और बैंकिंग लाइसेंस का सही तालमेल होता है। अगले सवाल में हम ब्लॉकचेन और क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस की दुनिया में गहराई से उतरेंगे। चलिए इस केस स्टडी के जरिए क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस में फिनटेक के रोल को समझते हैं। Scenario: A retail banking customer in India uses a modern fintech application to send money to the UK. The fintech claims to offer near-instant settlement at a fraction of traditional SWIFT costs. Based on the operational mechanics of such fintech remittance models and regulatory guidelines, consider the following statements. 1. Fintechs often utilize a network of pre-funded local bank accounts in both the sending and receiving countries to simulate an instant cross-border transfer without moving actual funds internationally. 2. Some fintech models utilize distributed ledger technology, DLT, networks to source on-demand liquidity and settle transactions across borders within seconds. 3. Because the transaction is routed entirely through a private fintech application, the remittance is completely exempt from the Reserve Bank of India's liberalized remittance scheme, LRS, limits. Which of the statements given above are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 1 and 3. Option C. Only 2 and 3. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन ए,
यानी केवल स्टेटमेंट एक और दो सही हैं। चलिए क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस की इस नई फिनटेक डिस्क्रिप्शन को गहराई से समझते हैं। वाइज जैसी कंपनियां क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर्स को बहुत तेज बनाने के लिए एक चतुर मैकेनिज्म इस्तेमाल करती हैं। वे दोनों देशों में अपने प्रीफंडेड लोकल अकाउंट्स खोलती हैं। जब ग्राहक पैसा भेजता है तो फंड्स असल में बॉर्डर पार नहीं करते, बल्कि तुरंत लोकल ट्रांसफर के जरिए पे आउट हो जाते हैं। इसलिए स्टेटमेंट एक बिल्कुल सही है। इसके अलावा रिपल जैसे प्लेटफॉर्म डीएलटी नेटवर्क और डिजिटल टोकन्स का इस्तेमाल करके लिक्विडिटी को तुरंत सेटल करते हैं, जिससे स्विफ्ट का झंझट खत्म हो जाता है। इससे स्टेटमेंट 2 भी सही साबित होता है। लेकिन तीसरा स्टेटमेंट कानूनी रूप से बिल्कुल गलत है। भारत में चाहे आप किसी भी विदेशी डिजिटल वॉलेट या ऐप का इस्तेमाल करें, रिजर्व बैंक के फेमा गाइडलाइंस और एलआरएस लिमिट्स हर हाल में लागू होते हैं। कोई भी फिनटेक स्टार्टअप एक इंडिविजुअल को इन रेगुलेटरी सीलिंग्स से छूट नहीं दे सकता। इसलिए स्टेटमेंट 3 गलत है। आइए अब रेगटेक और कंप्लायंस ऑटोमेशन से जुड़े इन पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। Consider the following statements regarding the evolution of regulatory technology, RegTech, for automated anti-money laundering, AML, and sanctions screening in international banking. 1. RegTech leverages artificial intelligence and machine learning algorithms to significantly reduce the rate of false positive alerts during transaction screening. 2. It completely automates the extraction and structuring of compliance data for seamless regulatory reporting to central banks. 3. The implementation of advanced RegTech software legally shifts the ultimate liability for any Know Your Customer (KYC) failure from the authorized dealer bank directly to the third-party software vendor. Which of the statements given above are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 1 and 3. Option C. Only 2 and 3. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी केवल स्टेटमेंट एक और दो सही हैं। चलिए रेगटेक यानी रेगुलेटरी टेक्नोलॉजी के फायदों को एनालाइज करते हैं। इंटरनेशनल बैंकिंग में एआई और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके एएमएल स्क्रीनिंग को बहुत स्मार्ट बना दिया गया है। यह पुराने सिस्टम्स की तरह हर बात पर अलार्म नहीं बजाता, बल्कि फॉल्स पॉजिटिव्स की संख्या को बहुत हद तक कम कर देता है। इसलिए स्टेटमेंट एक बिल्कुल सही है। इसके साथ ही रेगटेक सिस्टम्स कंप्लायंस डेटा को खुद ब खुद निकालकर सेंट्रल बैंक्स को ऑटोमेटिक रिपोर्टिंग करने में भी मदद करते हैं, जिससे मैन्युअल काम बचता है। इससे स्टेटमेंट 2 भी सही साबित होता है। लेकिन स्टेटमेंट 3 पूरी तरह से एक गलतफहमी है। चाहे कोई बैंक कितना भी महंगा या एडवांस्ड सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर ले, लीगल लायबिलिटी हमेशा बैंक की ही होती है। अगर कोई केवाईसी फेलियर होता है या फ्रॉड होता है, तो रिजर्व बैंक ऑथोराइज्ड डीलर बैंक पर ही पेनाल्टी लगाएगा, न कि उस थर्ड पार्टी वेंडर पर जिसने सॉफ्टवेयर बनाया है। आउटसोर्सिंग से रिस्क और जिम्मेदारी को शिफ्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए स्टेटमेंट 3 गलत है। चलिए सप्लाई चेन फाइनेंस में फिनटेक के रोल से जुड़े इन स्टेटमेंट्स को देखते हैं। Consider the following statements regarding fintech intervention in supply chain finance, SCF, and deep tiering in international trade. 1. Fintech platforms enable deep tiering, allowing Tier 2 and Tier 3 SME suppliers to access affordable working capital based on the strong credit rating of the ultimate anchor corporate buyer. 2. These platforms operate exclusively by demanding physical, vetting assignment of invoices from every single micro-supplier in the chain. 3. API integration allows the fintech platform to instantly verify the approval of invoices directly within the anchor corporate's ERP system. Which of the statements given above are correct? Option A. Only 1 and 2.
Option B. Only 1 and 3. Option C. Only 2 and 3. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी केवल स्टेटमेंट 1 और 3 सही हैं। आइए सप्लाई चेन फाइनेंस और फिनटेक के इस शानदार कॉम्बिनेशन को समझते हैं। फिनटेक प्लेटफॉर्म्स डीप टियरिंग की सुविधा देते हैं। इसका मतलब है कि एक बड़ी कंपनी के नीचे काम करने वाले छोटे सप्लायर्स यानी टियर 2 और टियर 3 को उस बड़ी एंकर कॉरपोरेट की मजबूत क्रेडिट रेटिंग के आधार पर बहुत ही सस्ते रेट पर लोन मिल जाता है। इसलिए स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। यह सब इतनी तेजी से इसलिए होता है क्योंकि एपीआई इंटीग्रेशन के जरिए प्लेटफॉर्म सीधे बड़ी कंपनी के ईआरपी सिस्टम से जुड़ जाता है। जैसे ही कंपनी इनवॉइस को अप्रूव करती है, सिस्टम उसे तुरंत वेरीफाई कर लेता है। इससे स्टेटमेंट 3 भी सही साबित होता है। अब देखते हैं कि स्टेटमेंट 2 गलत क्यों है। इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का मुख्य उद्देश्य ही फिजिकल पेपरवर्क को खत्म करना है। सप्लायर्स को अपनी इनवॉइस के लिए वेटिंग यानी हाथ से साइन करके फिजिकल कॉपी भेजने की कोई जरूरत नहीं होती है। सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक तरीके से असाइन और फाइनेंस हो जाता है। इसलिए स्टेटमेंट 2 पूरी तरह गलत है। आइए इसके स्टडी के जरिए कॉर्पोरेट ईआरपी और बैंक एपीआई के इंटीग्रेशन को समझते हैं। Scenario: A large multinational manufacturing firm heavily involved in international trade integrates its internal ERP system with its primary banking partner using secure open APIs. Based on the delivery channels under fintech in international banking, consider the following statements regarding this setup. 1. The API linkage allows the corporate's treasury department to initiate letter of credit (LC) issuance requests directly from their own ERP dashboard. 2. The setup fundamentally bypasses the core banking system of the partner bank, securely settling trade transactions directly on the internet. 3. The corporate receives instant, automated webhook notifications regarding the discrepancy status of presented trade documents without needing to log into a separate banking portal. Which of the statements given above are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 1 and 3. Option C. Only 2 and 3. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी केवल स्टेटमेंट 1 और 3 सही हैं। चलिए एपीआई इंटीग्रेशन के इस रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन को डिकोड करते हैं। जब किसी मल्टीनेशनल कंपनी का ईआरपी सिस्टम बैंक के साथ सीधे जुड़ जाता है, तो कंपनी की ट्रेजरी टीम अपने ही सॉफ्टवेयर के डैशबोर्ड से सीधे एलसी इश्यूएंस की रिक्वेस्ट भेज सकती है। उन्हें बैंक की वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। इसी डायरेक्ट कनेक्शन की वजह से अगर ट्रेड डॉक्यूमेंट्स में कोई भी डिस्क्रिपेंसी या गलती होती है, तो बैंक का सिस्टम वेबहुक नोटिफिकेशंस के जरिए कंपनी को तुरंत अलर्ट भेज देता है। इससे स्टेटमेंट 3 भी पूरी तरह सही है। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट टेक्नोलॉजी के हिसाब से एकदम बेसलेस है। ओपन एपीआई सिर्फ एक सुरक्षित सुरंग या ब्रिज है जो डेटा को ट्रांसपोर्ट करता है। यह किसी भी बैंक के कोर बैंकिंग सिस्टम को बाईपास नहीं कर सकता। सारे ट्रेड ट्रांजैक्शन और फाइनेंशियल सेटलमेंट उसी बैंक के सिक्योर इंटरनल सर्वर्स और क्लियरिंग इंजन के अंदर ही प्रोसेस होते हैं, न कि किसी ओपन इंटरनेट पर। इसलिए स्टेटमेंट 2 गलत है। चलिए अब मोबाइल फर्स्ट रेमिटेंस एप्लीकेशन से जुड़े इन स्टेटमेंट्स को देखते हैं। Consider the following statements regarding mobile first remittance applications and digital wallets acting as fintech delivery channels. 1. These applications heavily leverage domestic fast payment rails, such as UPI in India,
for the instantaneous last-mile delivery of cross-border funds directly into the beneficiary's bank account. 2. They offer significantly higher transparency regarding upfront foreign exchange conversion rates and processing fees compared to legacy correspondent bank transfers. 3. The use of a mobile wallet completely removes the requirement for the fintech provider to maintain any underlying Nostro or pre-funded accounts globally. Which of the statements given above are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 1 and 3. Option C. Only 2 and 3. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी केवल स्टेटमेंट 1 और 2 सही हैं। चलिए इन मोबाइल रेमिटेंस एप्लीकेशंस की वर्किंग को समझते हैं। आज के समय में ये एप्लीकेशंस लोकल देशों के फास्ट पेमेंट नेटवर्क्स का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए क्रॉस बॉर्डर से आने वाला पैसा भारत में सीधे यूपीआई के जरिए बेनिफिशियरी के खाते में तुरंत डिलीवर हो जाता है, जिसे लास्ट माइल डिलीवरी कहते हैं। इसलिए स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। इसके अलावा इन ऐप्स का यूजर इंटरफेस बहुत ही शानदार होता है। पुराने बैंकों के मुकाबले ये ऐप्स फॉरेक्स कन्वर्शन रेट और प्रोसेसिंग फीस को ट्रांजैक्शन से पहले ही पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ दिखा देते हैं। इससे स्टेटमेंट 2 भी सही साबित होता है, लेकिन स्टेटमेंट 3 गलत है। भले ही यूजर के लिए सब कुछ एक मोबाइल ऐप पर हो रहा हो, लेकिन उस ऐप को चलाने वाली फिनटेक कंपनी को बैकग्राउंड में पैसे मैनेज करने ही पड़ते हैं। उन्हें दुनिया भर के बैंकों के साथ नोस्ट्रो अकाउंट्स या प्रीफंडेड अकाउंट्स मेंटेन करने की सख्त जरूरत होती है, ताकि वे इस इंस्टेंट लिक्विडिटी को सपोर्ट कर सकें। मोबाइल ऐप उस जरूरत को खत्म नहीं करता, इसलिए स्टेटमेंट 3 गलत है। चलिए अब क्वेश्चन 21 से 25 तक का छोटा रिवीजन करते हैं। फिनटेक ऐप्स लोकल अकाउंट्स के जरिए तेज ट्रांसफर करते हैं, लेकिन फेमा और एलआरएस लिमिट्स हमेशा लागू होते हैं। रेगटेक एआई का इस्तेमाल करके फॉल्स अलार्म्स कम करता है और कंप्लायंस रिपोर्टिंग को ऑटोमेट कर देता है। सप्लाई चेन फाइनेंस में एपीआई की मदद से छोटे सप्लायर्स को भी बिना कागजी झंझट के सस्ता लोन मिल जाता है। ईआरपी और एपीआई इंटीग्रेशन से कॉरपोरेट्स को रियल टाइम ट्रैकिंग मिलती है, लेकिन कोर बैंकिंग सिस्टम बाईपास नहीं होता। मोबाइल रेमिटेंस ऐप्स यूपीआई का इस्तेमाल करके तुरंत पैसे पहुंचाते हैं और फॉरेक्स रेट्स में पूरी ट्रांसपेरेंसी देते हैं। अगले सवाल में हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के सैंपल प्रोसेस और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पर चर्चा करेंगे। चलिए क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर्स में पीयर टू पीयर लिक्विडिटी नेटवर्क्स से जुड़े इन स्टेटमेंट्स को देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मैकेनिक्स ऑफ पीयर टू पीयर (P2P) decentralized liquidity networks and cross-border transfers. 1. P2P networks match an outgoing retail remittance from one country with an incoming remittance to that same country, bypassing the need to physically move funds across borders. 2. These networks fundamentally depend on a single, centralized global clearinghouse operated by the bank for international settlements, BIS, to settle the matched funds. 3. By matching currency flows locally, P2P liquidity networks significantly reduce the heavy foreign exchange conversion costs associated with correspondent banking. Which of the statements given above are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 1 and 3. Option C. Only 2 and 3. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी केवल स्टेटमेंट 1 और 3 सही हैं।
चलिए इस पीयर टू पीयर यानी P2P नेटवर्क के काम करने के तरीके को गहराई से समझते हैं। जब कोई रिटेल कस्टमर विदेश पैसा भेजता है तो यह नेटवर्क एक बहुत ही स्मार्ट मैचिंग सिस्टम का इस्तेमाल करता है। यह सिस्टम एक देश से बाहर जाने वाले पैसे को उसी देश में अंदर आने वाले पैसे के साथ लोकली मैच कर देता है। इसका मतलब है कि असल में पैसा बॉर्डर पार बिल्कुल नहीं जाता, इसलिए स्टेटमेंट एक बिल्कुल सही है। इस लोकल मैचिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ग्राहकों को कॉरेस्पोंडेंट बैंकों को दी जाने वाली भारी फॉरेक्स कन्वर्शन फीस नहीं देनी पड़ती, जिससे रेमिटेंस का खर्च बहुत कम हो जाता है। इससे स्टेटमेंट 3 भी सही साबित होता है। अब देखते हैं कि स्टेटमेंट 2 गलत क्यों है। इन नेटवर्क्स का नाम ही डिसेंट्रलाइज्ड है। ये अपने खुद के एल्गोरिथम और लोकल बैंक अकाउंट्स पर चलते हैं। इन्हें चलाने के लिए BIS या किसी भी सेंट्रलाइज्ड ग्लोबल क्लियरिंग हाउस की कोई जरूरत नहीं होती। इनका पूरा आर्किटेक्चर पुराने सेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स को बाईपास करने के लिए ही बनाया गया है। इसलिए स्टेटमेंट 2 गलत है। अगले सवाल में हम UPI के ग्लोबल एक्सपेंशन और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को समझेंगे। आइए अब रिजर्व बैंक के UPI ग्लोबल एक्सपेंशन से जुड़े इन पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। Consider the following statements regarding the global expansion of the Unified Payments Interface, UPI, for cross-border retail remittances. 1. The integration of UPI with foreign fast payment systems enables instantaneous cross-border fund transfers using just a mobile number or virtual payment address, VPA. 2. Transactions executed through the UPI cross-border linkages are explicitly exempted from the annual limits defined under the Liberalized Remittance Scheme, LRS. 3. The primary objective of linking domestic fast payment rails globally is to drastically reduce the cost and turnaround time of low-value retail remittances. Which of the statements given above are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 1 and 3. Option C. Only 2 and 3. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी केवल स्टेटमेंट 1 और 3 सही हैं। चलिए यूपीआई के इस ग्लोबल एक्सपेंशन को एनालाइज करते हैं। रिजर्व बैंक ने भारत के यूपीआई को सिंगापुर के पेनांग और यूएई जैसे देशों के फास्ट पेमेंट सिस्टम्स के साथ जोड़ दिया है। इससे आप सिर्फ एक मोबाइल नंबर या वीपीए का इस्तेमाल करके तुरंत विदेश पैसा भेज सकते हैं। इसलिए स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। इस पूरे इनिशिएटिव का मेन मकसद ही छोटे और रिटेल रेमिटेंस को तेज बनाना और कॉरेस्पोंडेंट बैंकों का भारी खर्च कम करना है। इससे स्टेटमेंट 3 भी सही साबित होता है। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट कंप्लायंस के हिसाब से बिल्कुल गलत है। भारत का फेमा कानून बहुत सख्त है। आप पैसा भेजने के लिए चाहे बैंक ब्रांच जाएं या अपने फोन पर यूपीआई ऐप का इस्तेमाल करें, LRS यानी लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम की लिमिट हर जगह लागू होती है। यूपीआई से किए गए हर ट्रांजैक्शन को आपके सालाना $2.5 लाख के कोटे में जोड़ा जाता है। RBI इसके लिए कोई छूट नहीं देता है। इसलिए स्टेटमेंट 2 पूरी तरह गलत है। आइए अगले सवाल में होलसेल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी और क्रॉस बॉर्डर ट्रेड पर चर्चा करेंगे। चलिए होलसेल डिजिटल रूपी और ट्रेड सेटलमेंट से जुड़े इन स्टेटमेंट्स को देखते हैं। Consider the following statements regarding the implementation of the wholesale central bank digital currency (EW) for cross-border trade settlements. 1. The wholesale digital rupee is exclusively designed to be used by retail corporate customers to directly settle their minor import bills without involving any authorized dealer bank. 2. The deployment of EW in cross-border settlements aims to bypass the traditional correspondent banking network, significantly reducing Nostro account pre-funding requirements. 3.
A wholesale CBDC acts as a direct sovereign liability of the Reserve Bank of India, eliminating the interbank counterparty credit risk associated with standard SWIFT settlements. Which of the statements given above are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 1 and 3. Option C. Only 2 and 3. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी केवल स्टेटमेंट 2 और 3 सही हैं। चलिए इस सीबीडीसी यानी डिजिटल करेंसी के होलसेल मॉडल को डिकोड करते हैं। रिजर्व बैंक का जो होलसेल सीबीडीसी मॉडल है, उसे इंटरनेशनल पेमेंट्स में कॉरेस्पोंडेंट बैंकिंग के झंझट को खत्म करने के लिए बनाया गया है। इसके इस्तेमाल से बैंकों को विदेशों में नोस्ट्रो अकाउंट्स में भारी फंड्स ब्लॉक करके नहीं रखने पड़ते, जिससे लिक्विडिटी बचती है। इसलिए स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही है। इसके अलावा क्योंकि डिजिटल रूपी सीधे रिजर्व बैंक की सोवरेन लायबिलिटी होती है, इसमें कोई क्रेडिट रिस्क नहीं होता। आम तौर पर बैंकों के बीच होने वाले काउंटर पार्टी रिस्क को यह सिस्टम पूरी तरह से खत्म कर देता है। इससे स्टेटमेंट 3 भी सही साबित होता है। लेकिन पहला स्टेटमेंट इसके बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। होलसेल सीबीडीसी का डिजाइन सिर्फ इंटरबैंक ट्रांसफर्स और बड़ी फाइनेंशियल संस्थाओं के लिए होता है। कोई भी रिटेल कॉर्पोरेट कस्टमर या इंपोर्टर इसका इस्तेमाल सीधे तौर पर नहीं कर सकता। कॉर्पोरेट्स को अपना ट्रेड सेटल करने के लिए हमेशा ऑथोराइज्ड डीलर बैंक के पास ही जाना पड़ता है। इसलिए स्टेटमेंट 1 गलत है। अगले सवाल में हम ब्लॉकचेन पर डिजिटल लेटर ऑफ क्रेडिट के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को समझेंगे। चलिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और डिजिटल एलसी से जुड़े इन स्टेटमेंट्स को देखते हैं। Consider the following statements regarding the definition and execution of digital letters of credit as self-executing smart contracts on a blockchain. 1. A smart contract is programmable computer code residing on a distributed ledger that automatically executes predefined actions when specific conditions are met. 2. Under a smart contract LC, payment settlement is automatically triggered the exact moment the uploaded electronic transport documents programmatically match the precoded credit conditions. 3. The use of a smart contract legally restricts the advising bank from accessing the shared ledger, confining their role exclusively to offline physical document verification. Which of the statements given above are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 1 and 3. Option C. Only 2 and 3. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी केवल स्टेटमेंट 1 और 2 सही हैं। चलिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की इस शानदार टेक्नोलॉजी को समझते हैं। ब्लॉकचेन की दुनिया में एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर पर काम करता है। जब इसमें लिखी गई शर्तें पूरी हो जाती हैं, तो यह अपने आप काम कर देता है। इसलिए स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। अगर हम डिजिटल एलसी को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में बदल दें, तो सिस्टम बहुत तेज हो जाता है। जैसे ही एक्सपोर्टर इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करता है, सिस्टम खुद ब खुद डेटा मैच करता है। अगर सब सही है, तो पेमेंट सेटलमेंट बिना किसी इंसान के तुरंत ट्रिगर हो जाता है। इससे स्टेटमेंट 2 भी सही साबित होता है। लेकिन तीसरा स्टेटमेंट पूरी तरह गलत है। ब्लॉकचेन नेटवर्क का फायदा ही यह है कि यह एक शेयर्ड सिस्टम है। एडवाइजिंग बैंक इस नेटवर्क का एक बहुत अहम नोड होता है। उसे लेजर से बाहर नहीं रखा जा सकता। बैंक पूरा डाटा ऑनलाइन देखता है और फिजिकल चेकिंग का तो इस डिजिटल माहौल में कोई काम ही नहीं है। इसलिए स्टेटमेंट 3 गलत है।
चलिए इस केस स्टडी के जरिए ब्लॉकचेन पर एलसी अप्रूवल और नोड सिंक्रोनाइजेशन को समझते हैं। Scenario: An issuing bank formally approves and commits to a digital letter of credit drafted on a distributed ledger technology (DLT) consortium platform. The advising bank and the corporate exporter are also fully integrated nodes on this network. Based on the structural mechanics of blockchain-based trade platforms, consider the following statements. 1. The moment the issuing bank approves the digital LC, the updated, legally binding status is instantly and simultaneously synchronized across all participating nodes. 2. Despite the DLT platform, the advising bank must wait for a separate, authenticated Swift Metricton 700 message before they can legally view the approved terms of the digital LC. 3. The cryptographic consensus mechanism ensures that no single party can unilaterally alter the LC terms after the issuing bank's final approval without the digital consent of all involved nodes. Which of the statements given above are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 1 and 3. Option C. Only 2 and 3. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी केवल स्टेटमेंट 1 और 3 सही हैं। आइए ब्लॉकचेन नेटवर्क के इस नोड सिंक्रोनाइजेशन को डिकोड करते हैं। जैसे ही इश्यूइंग बैंक डीएलटी प्लेटफॉर्म पर डिजिटल एलसी को अप्रूव करता है, नेटवर्क से जुड़े सारे नोड्स यानी एक्सपोर्टर और एडवाइजिंग बैंक के सिस्टम्स में डेटा तुरंत और एक साथ सिंक्रोनाइज हो जाता है। इसलिए स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। इस सिस्टम की सिक्योरिटी क्रिप्टोग्राफिक कंसेंसस पर टिकी होती है। एक बार एलसी अप्रूव होने के बाद कोई भी पार्टी अपनी मर्जी से उसे अकेले बदल नहीं सकती। किसी भी अमेंडमेंट के लिए नेटवर्क के सारे नोड्स का डिजिटल एग्रीमेंट जरूरी होता है। इससे स्टेटमेंट 3 भी सही साबित होता है। अब देखते हैं कि दूसरा स्टेटमेंट गलत क्यों है। जब बैंक और कॉरपोरेट पहले से ही एक शेयर्ड लेजर पर मौजूद हैं और रियल टाइम में डेटा देख रहे हैं, तो स्विफ्ट MT 700 मैसेज भेजने का कोई मतलब ही नहीं बनता। डीएलटी प्लेटफॉर्म खुद एक लीगल फ्रेमवर्क है। एडवाइजिंग बैंक को स्विफ्ट का इंतजार करने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं होती, वह लेजर पर ही एलसी की शर्तें मान लेता है। इसलिए स्टेटमेंट 2 गलत है। चलिए अब क्वेश्चन 26 से 30 तक का छोटा रिवीजन करते हैं। P2P नेटवर्क पैसों को लोकली मैच करते हैं, जिससे स्विफ्ट और भारी फॉरेक्स फीस का खर्च बच जाता है। यूपीआई से इंटरनेशनल पैसे तुरंत भेजे जा सकते हैं, लेकिन फेमा के LRS नियम हमेशा लागू रहेंगे। होलसेल CBDC बैंकों के नोस्ट्रो अकाउंट का झंझट खत्म करती है, पर रिटेल कॉर्पोरेट्स इसे सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एलसी की शर्तें पूरी होते ही अपने आप पेमेंट सेटल कर देते हैं, जिससे इंसानी देरी खत्म होती है। डीएलटी नेटवर्क डेटा को पूरी तरह सुरक्षित रखता है, जिससे एलसी अप्रूव होने के बाद कोई भी अकेले उसमें बदलाव नहीं कर सकता। अगले सवाल में हम डिजिटल ट्रेड में ऑन-चेन वेरिफिकेशन और ऑटोमेटेड मैचिंग इंजन्स को समझेंगे। चलिए इस केस स्टडी के जरिए ऑन-चेन डॉक्यूमेंट्स अपलोड और वेरिफिकेशन को समझते हैं। Scenario: A shipping carrier and an independent inspection agency are tasked with uploading an electronic bill of lading (EBL) and a certificate of origin directly onto a shared blockchain trade finance platform. Based on distributed ledger technology (DLT) trade mechanics, consider the following statements regarding this on-chain upload process. 1. The uploaded documents are cryptographically hashed, ensuring that any subsequent digital alteration immediately breaks the verification seal across the entire network. 2. The independent inspection agency must legally act as an offline entity, strictly barred from operating an active digital node on the consortium platform.
3. Once placed on-chain, the documents provide an immutable audit trail, allowing all authorized banking parties to instantly verify their origin without requesting physical copies. Which of the statements given above are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 1 and 3. Option C. Only 2 and 3. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी केवल स्टेटमेंट 1 और 3 सही हैं। चलिए ब्लॉकचेन पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के इस ऑन-चेन मैकेनिज्म को गहराई से समझते हैं। जब कोई शिपिंग कैरियर ईबीएल को प्लेटफॉर्म पर अपलोड करता है, तो सिस्टम उसका एक क्रिप्टोग्राफिक हैश बना देता है। अगर कोई भी इंसान इसमें जरा सा भी डिजिटल बदलाव करने की कोशिश करता है, तो नेटवर्क का वेरिफिकेशन सील तुरंत टूट जाता है। इसलिए स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। नेटवर्क पर डेटा आने के बाद यह एक इम्यूटेबल ऑडिट ट्रेल बन जाता है, जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। नेटवर्क के सभी ऑथोराइज्ड बैंक्स तुरंत डॉक्यूमेंट्स की असली पहचान वेरीफाई कर सकते हैं और उन्हें किसी फिजिकल कॉपी की जरूरत नहीं पड़ती। इससे स्टेटमेंट 3 भी सही साबित होता है। लेकिन स्टेटमेंट 2 पूरी तरह से लॉजिक के खिलाफ है। ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में इंस्पेक्शन एजेंसी या चैम्बर ऑफ कॉमर्स जैसी थर्ड पार्टीज को ऑफलाइन रखने का कोई मतलब नहीं है। असल में उन्हें नेटवर्क पर एक्टिव नोड बनाया जाता है ताकि वे सीधे सिस्टम में अपना सर्टिफिकेट डिजिटल रूप से अपलोड और साइन कर सकें। इसलिए स्टेटमेंट 2 गलत है। आइए अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के ऑटोमेटेड डिस्क्रिपेंसी मैचिंग इंजन पर नजर डालते हैं। Consider the following statements regarding the automated discrepancy matching engine powered by smart contracts in digital trade finance. 1. The matching engine programmatically compares the structured XML data fields of the presented electronic documents against the predefined parameters of the digital letter of credit. 2. To strictly comply with UCP 600 rules, the smart contract must irrevocably reject all discrepant presentations instantly, denying the applicant any window to manually provide a waiver. 3. By replacing manual human scrutiny with algorithmic matching, the digital system drastically compresses the standard document checking period from several days to mere seconds. Which of the statements given above are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 1 and 3. Option C. Only 2 and 3. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी केवल स्टेटमेंट 1 और 3 सही हैं। चलिए इस ऑटोमेटेड मैचिंग इंजन के काम करने का तरीका समझते हैं। जब डॉक्यूमेंट्स XML डेटा के रूप में आते हैं, तो यह इंजन बहुत ही तेजी से उन डॉक्यूमेंट्स के डेटा को डिजिटल LC की पहले से तय की गई शर्तों के साथ प्रोग्राम के जरिए कंपेयर करता है। इसलिए स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। जो काम पहले इंसानी बैंकर्स करते थे, अब वह एक एल्गोरिथम करता है। इससे डॉक्यूमेंट्स को चेक करने में जो कई दिनों का समय लगता था, वह घटकर महज कुछ सेकंड्स रह जाता है। इससे स्टेटमेंट 3 भी सही साबित होता है। अब देखते हैं कि दूसरा स्टेटमेंट गलत क्यों है। UCP 600 के नियमों के तहत अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई डिस्क्रिपेंसी या गलती निकलती है, तो बैंक को एप्लीकेंट यानी बायर से संपर्क करके वेवर मांगने का अधिकार होता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को इतना सख्त या रिजिड नहीं बनाया जाता कि वे सब कुछ तुरंत रिजेक्ट कर दें। वे सिस्टम को पॉज कर देते हैं ताकि एप्लीकेंट अगर चाहे तो उस गलती को मैन्युअल रूप से माफ कर सके। इसलिए स्टेटमेंट 2 गलत है। चलिए ब्लॉकचेन सेटलमेंट में जीरो डिस्क्रिपेंसी मैकेनिज्म से जुड़े इन स्टेटमेंट्स को देखते हैं।
consider the following statements regarding the instant value settlement mechanics triggered by a zero discrepancy match in blockchain-based international trade. 1. Upon the algorithmic confirmation of a zero discrepancy presentation, the smart contract can automatically initiate the release of escrowed funds or trigger a direct payment instruction. 2. The mechanism of instant value settlement on a DLT platform fundamentally bypasses the need for the underlying buyer to possess sufficient credit limits or pre-funded liquidity. 3. This automated execution effectively eliminates the intentional administrative delay tactics historically employed by some issuing banks during manual document checking. Which of the statements given above are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 1 and 3. Option C. Only 2 and 3. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी केवल स्टेटमेंट 1 और 3 सही हैं। आइए इंस्टेंट सेटलमेंट के इस मैकेनिज्म को डिकोड करते हैं। जैसे ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यह कंफर्म करता है कि डॉक्यूमेंट्स में जीरो डिस्क्रिपेंसी है, वह अपने आप एक्शन लेता है। वह या तो एस्क्रो अकाउंट में रखे फंड्स को रिलीज कर देता है या फिर पेमेंट इंस्ट्रक्शन को तुरंत ट्रिगर कर देता है। इसलिए स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। पुराने सिस्टम में कुछ इश्यूइंग बैंक्स पैसे को होल्ड करने के लिए जानबूझकर मैन्युअल चेकिंग में देरी करते थे, लेकिन ऑटोमेटेड एग्जीक्यूशन की वजह से इंसान के हाथ से यह पावर छिन जाती है और ऐसी चालाकी करना असंभव हो जाता है। इससे स्टेटमेंट 3 भी सही साबित होता है, लेकिन स्टेटमेंट 2 फाइनेंशियल लॉजिक के खिलाफ है। चाहे सेटलमेंट कितना भी तेज या ब्लॉकचेन बेस्ड क्यों न हो, बायर को पेमेंट करने के लिए असली लिक्विडिटी या सफिशिएंट क्रेडिट लिमिट्स की जरूरत हमेशा होती है। ब्लॉकचेन सिर्फ पैसे भेजने का तरीका बदलता है, वह पैसे खुद से पैदा नहीं कर सकता। इसलिए लिक्विडिटी की बुनियादी जरूरत को बाईपास नहीं किया जा सकता। इसलिए स्टेटमेंट 2 बिल्कुल गलत है। आइए इस केस स्टडी के जरिए रिजर्व बैंक के डेटा लोकलाइजेशन मैंडेट्स को समझते हैं। Scenario: A foreign headquartered fintech company operates a cross-border payment gateway in India, processing thousands of retail international remittances daily. Based on the strict data localization mandates enforced by the Reserve Bank of India, RBI, consider the following statements regarding their compliance obligations. 1. The fintech is legally permitted to store the core payment data exclusively on offshore cloud servers, provided they submit a comprehensive annual cybersecurity audit to the RBI. 2. The entire end-to-end transaction data, including customer details and payment routing information, must be stored in systems located strictly within the geographical boundaries of India. 3. For cross-border transactions, a copy of the data may temporarily go abroad for processing, but it must be subsequently purged from foreign systems and brought back to India within a strictly defined time frame. Which of the statements given above are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 1 and 3. Option C. Only 2 and 3. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी केवल स्टेटमेंट 2 और 3 सही हैं। चलिए रिजर्व बैंक के इस सख्त डेटा लोकलाइजेशन मैंडेट को एनालाइज करते हैं। आरबीआई के सख्त नियमों के मुताबिक पेमेंट से जुड़ा एंड टू एंड डेटा, कस्टमर की जानकारी और राउटिंग की डिटेल्स अनिवार्य रूप से भारत की भौगोलिक सीमाओं के अंदर मौजूद सर्वर्स में ही स्टोर होनी चाहिए। इसलिए स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही है। चूंकि यह एक क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन है, इसलिए नियम में थोड़ी छूट है।
प्रोसेसिंग के लिए डेटा कुछ समय के लिए विदेश जा सकता है, लेकिन काम पूरा होने के बाद उस डेटा को विदेशी सर्वर से तुरंत डिलीट करना होता है और एक तय समय, आमतौर पर 24 घंटे या एक बिजनेस दिन के अंदर वापस भारत लाना होता है। इससे स्टेटमेंट 3 भी सही साबित होता है। अब समझते हैं कि पहला स्टेटमेंट गलत क्यों है। कोई भी विदेशी फिनटेक कंपनी भारतीय ग्राहकों का पेमेंट डेटा सिर्फ विदेश के क्लाउड सर्वर्स पर स्टोर नहीं कर सकती। चाहे वे कितने भी भारी ऑडिट रिपोर्ट्स आरबीआई को दे दें, इंडिया के बाहर एक्सक्लूसिव स्टोरेज पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इसलिए स्टेटमेंट एक गलत है। चलिए इंटरनेशनल बैंकिंग में डेटा प्राइवेसी कानूनों और जीडीपीआर के टकराव को देखते हैं। Consider the following statements regarding the challenges of navigating cross-border data privacy laws, such as the European Union's General Data Protection Regulation, GDPR, in international banking. 1. GDPR imposes severe legal restrictions on transferring European citizens' personal banking data to third countries that do not possess an adequate level of localized data protection laws. 2. The implementation of immutable blockchain networks perfectly aligns with GDPR's strict right to be forgotten, as data can be easily and permanently erased from the shared ledger. 3. Conflicting national privacy laws create massive operational hurdles for global banks attempting to deploy centralized, global anti-money laundering (AML) monitoring systems. Which of the statements given above are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 1 and 3. Option C. Only 2 and 3. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी केवल स्टेटमेंट 1 और 3 सही हैं। आइए इंटरनेशनल बैंकिंग में डेटा प्राइवेसी के इन भारी टकरावों को समझते हैं। यूरोपियन यूनियन का जीडीपीआर कानून बहुत ही सख्त है। यह बैंकों को यूरोपियन नागरिकों का डेटा किसी ऐसे तीसरे देश में भेजने से रोकता है जहां प्राइवेसी के पर्याप्त या एडेक्वेट कानून मौजूद न हो। इसलिए स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। हर देश के प्राइवेसी कानून अलग अलग होते हैं। इन टकराते हुए कानूनों की वजह से बड़े ग्लोबल बैंक्स अपने सेंट्रलाइज्ड एएमएल मॉनिटरिंग सिस्टम्स को आसानी से लागू नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें डेटा शेयर करने में भारी ऑपरेशनल दिक्कतें आती हैं। इससे स्टेटमेंट 3 भी सही साबित होता है। लेकिन स्टेटमेंट 2 टेक्नोलॉजी और कानून के टकराव की सबसे बड़ी मिसाल है। जीडीपीआर नागरिकों को यह अधिकार देता है कि वे अपना डेटा पूरी तरह डिलीट करवा सकें, जिसे राइट टू बी फॉरगॉटन कहते हैं। लेकिन ब्लॉकचेन नेटवर्क का बुनियादी उसूल ही इम्यूटेबिलिटी है, यानी डेटा को कभी मिटाया या ऑल्टर नहीं किया जा सकता। इसलिए ब्लॉकचेन और जीडीपीआर आपस में बुरी तरह टकराते हैं, वे अलाइन नहीं होते। इसलिए स्टेटमेंट 2 बिल्कुल गलत है। चलिए अब क्वेश्चन 31 से 35 तक का छोटा रिवीजन करते हैं। डीएलटी पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने से एक इम्यूटेबल हैश बन जाता है, जिससे डिजिटल छेड़छाड़ तुरंत पकड़ में आ जाती है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स चेकिंग को सेकंड्स में पूरा कर देते हैं, लेकिन एप्लीकेंट की गुजारिश पर वे वेवर के लिए रुक भी सकते हैं। ऑटोमेटेड सेटलमेंट से बैंक्स की देरी खत्म होती है, पर सेटलमेंट के लिए असली लिक्विडिटी और क्रेडिट लिमिट की जरूरत बनी रहती है। रिजर्व बैंक के मुताबिक सारा पेमेंट डेटा इंडिया में ही स्टोर होना चाहिए। विदेश गया डेटा 24 घंटे में वापस लाना जरूरी है। ब्लॉकचेन से डेटा कभी डिलीट नहीं होता, जो जीडीपीआर के राइट टू बी फॉरगॉटन कानून के साथ बुरी तरह टकराता है। अगले सवाल में हम फिनटेक के एएमएल ब्लाइंड स्पॉट्स और सिस्टमिक रिस्क्स पर चर्चा करेंगे। चलिए डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क्स में एएमएल और सीएफटी मॉनिटरिंग के ब्लाइंड स्पॉट्स से जुड़े इन स्टेटमेंट्स को देखते हैं। Consider the following statements regarding the anti-money laundering
AML, and combating the financing of terrorism, CFT, transaction monitoring blind spots created by decentralized fintech networks. 1. Peer-to-peer decentralized networks often obscure the true identity of the originator and beneficiary, creating severe blind spots for traditional rule-based AML monitoring systems. 2. The use of unhosted digital wallets in cross-border transfers completely exempts the transaction from international FATF travel rule compliance. 3. Regulatory bodies globally are increasingly mandating that virtual asset service providers, VASPs, implement sophisticated blockchain analytics to trace illicit fund flows. Which of the statements given above are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 1 and 3. Option C. Only 2 and 3. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी केवल स्टेटमेंट 1 और 3 सही हैं। चलिए डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क्स की इन एमएल यानी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की कमियों को गहराई से समझते हैं। पीयर टू पीयर नेटवर्क्स पर ट्रांजैक्शन करने वाले, भेजने वाले और पाने वाले की असली पहचान अक्सर छुप जाती है। इस वजह से पुराने रूल बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम्स के लिए इन जटिल ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। इस भारी खतरे से निपटने के लिए ग्लोबल लेवल पर काम करने वाले रेगुलेटर्स अब वेस्प्स यानी वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए ब्लॉकचेन एनालिटिक्स का इस्तेमाल अनिवार्य कर रहे हैं, ताकि गैरकानूनी फंड्स को तेजी से पकड़ा जा सके। इससे स्टेटमेंट 3 भी सही साबित होता है, लेकिन स्टेटमेंट 2 कानूनी रूप से पूरी तरह गलत है। अनहोस्टेड वॉलेट्स का इस्तेमाल करने से कोई भी ट्रांजैक्शन FATF ट्रैवल रूल के सख्त नियमों से पूरी तरह बच नहीं सकता। ग्लोबल रेगुलेटर्स इन अनहोस्टेड वॉलेट्स पर भी निगरानी बढ़ाने के लिए सख्त कंप्लायंस बना रहे हैं। इन्हें किसी तरह की कोई छूट बिल्कुल नहीं दी गई है। इसलिए स्टेटमेंट 2 गलत है। आइए अब सिस्टमिक रिस्क कंसंट्रेशन और रेगुलेटरी आर्बिट्रेज से जुड़े इन पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। Consider the following statements regarding systemic risk concentration and third-party vendor regulatory arbitrage in fintech-driven international banking. 1. Regulatory arbitrage occurs when fintech startups strategically operate in jurisdictions with lax oversight while offering cross-border services to heavily regulated markets. 2. The heavy reliance of multiple Tier 1 global banks on a single, dominant cloud infrastructure provider effectively eliminates all forms of systemic operational risk. 3. Financial regulators increasingly view third-party vendor concentration as a critical systemic vulnerability that could cripple global trade finance if a localized cyber outage occurs. Which of the statements given above are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 1 and 3. Option C. Only 2 and 3. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी केवल स्टेटमेंट 1 और 3 सही हैं। चलिए इंटरनेशनल बैंकिंग के इस सिस्टमिक रिस्क को गहराई से समझते हैं। ग्लोबल फिनटेक इकोसिस्टम में रेगुलेटरी आर्बिट्रेज एक बहुत ही बड़ी समस्या है। कुछ चालाक फिनटेक स्टार्टअप्स जानबूझकर ऐसे देशों में अपना हेडक्वार्टर बनाते हैं जहां कंप्लायंस के नियम बहुत कमजोर होते हैं। फिर वे वहीं से बैठकर दुनिया भर के हेवीली रेगुलेटेड मार्केट्स में अपनी डिजिटल सर्विसेज बेचते हैं। इसलिए स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। इसके अलावा आज के समय में दुनिया के ज्यादातर बड़े ग्लोबल बैंक्स 1 या 2 बड़े क्लाउड प्रोवाइडर्स पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गए हैं। ग्लोबल रेगुलेटर्स साफ तौर पर मानते हैं कि यह वेंडर कंसंट्रेशन एक बहुत बड़ा और क्रिटिकल खतरा है।
अगर उस एक डोमिनेंट प्रोवाइडर के सिस्टम में कभी भी कोई साइबर आउटेज आ गया तो पूरा ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस नेटवर्क पूरी तरह से ठप हो सकता है। इससे स्टेटमेंट 3 भी सही साबित होता है। अब देखते हैं कि स्टेटमेंट 2 गलत क्यों है। कई बड़े बैंकों का एक ही सिंगल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर पर निर्भर होना रिस्क को कम या खत्म बिल्कुल नहीं करता। इसके उलट यह एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर बना देता है, जो पूरी इंडस्ट्री के सिस्टमिक रिस्क को बहुत भयानक तरीके से बढ़ा देता है। इसलिए स्टेटमेंट 2 गलत है। दोस्तों, इसी के साथ हमने टेक्नोलॉजी इन इंटरनेशनल बैंकिंग के सारे रूल्स को बहुत ही डिटेल में कवर कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि ये मास्टर क्लास आपके CAIIB एग्जाम की तैयारी में बहुत मददगार साबित होगी। इन सारे पॉइंट्स को बार बार रिवाइज करते रहें। बैंक प्रमोशन एग्जाम गाइड से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।